अब हम लोग इसमें देखेंगे, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा नॉमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि जो हमारा क्रोमोसोम है उसका सेंट्रियोल के साथ में क्या अमाउंट बनेगा और डीएनए के साथ में क्या अमाउंट बनेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जब यहीं पे ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस बात को अच्छे ढंग से थोड़ा समझ लेना है कि देखिए, जहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रियोल या नंबर ऑफ सेंट्रियोल इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो अगर हम अगर सेंट्रोमियर को देखते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, तो जितने अमाउंट में सेंट्रोमियर है उसी के अमाउंट में हम लोग क्रोमोसोम का नंबर लेते हैं। सेंट्रोमियर को देखेंगे, क्रोमोसोम को समझेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेंट्रोमियर है, तो क्रोमोसोम का नंबर हम लोग देखते हैं 1 है। यहाँ पे सेंट्रोमियर 1 है, एक सेंट्रोमियर है, तो हम लोग क्रोमोसोम 1 लेते हैं। तो हमको इस बात को ध्यान देना है कि कितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर है उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग लेते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ सेंट्रोमियर है। अगर 1 सेंट्रोमियर है तो 1 क्रोमोसोम, अगर 2 सेंट्रोमियर है तो 2 क्रोमोसोम। तो अगर हमको क्रोमोसोम का नंबर जानना होगा तो दिए गए जो हमारा पिक्चर है उसका हम उसके सेंट्रोमियर को देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक सेल के अंदर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखिए 2 सेंट्रोमियर है, तो आपका 2 क्रोमोसोम। फिर इसमें 1 2 3 4 सेंट्रोमियर, तो 4 क्रोमोसोम। 1 2 इसके अंदर में देखते हैं 1 सेंट्रोमियर, दूसरा सेंट्रोमियर, तो 2 है। इसके अंदर में 2 सेंट्रोमियर, तो क्रोमोसोम का नंबर 2 है। तो अमाउंट ऑफ जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर होगा। इस चीज को हम लोग को जानना जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे आप देख लीजिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर में 1 है। अब आता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए, हम आप डीएनए क्रोमोसोम के साथ में डीएनए का क्या लेंगे। तो देखिए 1 क्रोमोसोम विथ 1 डीएनए, 2 क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए, 2 क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए। तो देख लीजिए आप इसमें क्या देख रहे हैं, अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं, तो आप इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 2 सेंट्रोमियर है इसमें। तो आप देखिए ये अगर हम 1 सेंट्रोमियर को लेते हैं, दिस इज द 1 सेंट्रोमियर, आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि 1 सेंट्रोमियर है, यानी कि अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से अगर हटेगा ये, तो देखने में क्या लगता है 1 सेंट्रोमियर। लेकिन अगर इसमें डीएनए देखेंगे तो यहाँ से ये 2 बटेगा, यानी कि यहाँ पे 2 डीएनए होगा। तो अब इसके साथ में अगर हम देख रहे थे कि 1 सेंट्रोमियर इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम, 1 सेंट्रोमियर इज द इक्वल टू 1 क्रोमोसोम, 2 सेंट्रोमियर इज 2 क्रोमोसोम। लेकिन 1 सेंट्रोमियर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ डीएनए कितने देख रहे हैं 2। तो सेंट्रोमियर को क्रोमोसोम के साथ में इक्विवेलेंट करेंगे हम। लेकिन अगर हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को देख के अमाउंट ऑफ डीएनए को भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रोमोसोम कितना है 1, आप देख रहे हैं क्रोमोसोम 1, यानी कि सेंट्रोमियर 1। जब सेंट्रोमियर 1 है, क्रोमोसोम 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 क्रोमोसोम के साथ विथ 2 डीएनए। इसलिए क्रोमोसोम और सेंट्रोमियर के साथ में हम लोग डीएनए को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि डीएनए के अमाउंट देख रहे हैं यहाँ पे 2 डीएनए है, 1 डीएनए एंड 2 डीएनए। यहाँ इसलिए 1 क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए। यहाँ पे आप देख लीजिए ये तो अलग अलग है, तो 2 क्रोमोसोम 2 डीएनए, क्योंकि यहाँ पे ये जब सेंट्रोमियर यहाँ से हटेगा तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, यानी कि 1 क्रोमोसोम या 1 सेंट्रोमियर को हम लोग
1 डीएनए नहीं बोल सकते हैं। 1 क्रोमोसोम 1 सेंट्रोमियर विथ 2 डीएनए। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि हमको डीएनए का रिलेशन क्या होता है क्रोमोसोम के साथ में, इस बात को बहुत भली भांति जानना है, नहीं तो क्वेश्चन यहीं से गलती होगा। हमारे दिमाग में रहेगा 1 सेंटीमीटर पर इक्वल टू 1 क्रोमोसोम इक्वल टू 1 डीएनए, लेकिन चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंट्रोमियर आपस में जुड़ा हुआ है 2 डीएनए के साथ में, तो ये 2 डीएनए यहाँ पे, इसलिए मैंने वहाँ पे बता दिया। इस बात को जानना जरूरी है। 1 सेंट्रोमियर इज 1 क्रोमोसोम बट नॉट डीएनए इक्विवेलेंट। जैसे आप देख रहे हैं 1 क्रोमोसोम 1 डीएनए बट 1 क्रोमोसोम विथ 2 डीएनए। 1 क्रोमोसोम इक्विवेलेंट 1 सेंट्रोमियर बट 2 डीएनए। इस बात को जानना जरूरी है। जैसे आप जान रहे हैं कि जब से G1 से G2 में आता है तो डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन जब G1 से G2 फेज में अगर आएगा तो वहाँ पे जो है हम लोग जो अमाउंट ऑफ जो देखते हैं सेंट्रियोल का जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम होता है। इसलिए इस बात को जानकारी रखना है कि जब G1 से G2 फेज में अगर आएंगे तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, जबकि हम लोग G2 से G1 फेज में जाते हैं तो वहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो सेम रहता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब एक बस यहाँ पे फॉर्म को जानिए, चूँकि हमको S1 फेज ये सब भी जानना जरूरी है, तो इस बात को भी हम लोग जानकारी लेंगे कि देखिए जब एंड ऑफ M फेज लेते हैं, जहाँ पे एंड ऑफ M फेज लेंगे तो आप जानिएगा कि G1S G2 ऐसा फेज होता है, तो इसमें से एक फेज आता है एंड ऑफ M फेज। जैसे देखिए क्रोमोसोम नंबर वहाँ पे अगर 20 है एंड ऑफ M फेज में, तो जब G1 फेज में आएगा तो वहाँ भी क्रोमोसोम नंबर 20 ही रहेगा, S फेज में आएगा तो 20 ही रहेगा, G2 फेज में आएगा तो भी 20 रहेगा। इसको और एंड ऑफ क्रोमोसोम बाद में बताएंगे, लेकिन बस बात को समझिए कि जब एंड ऑफ M फेज से सेल डिवीजन का फेज जब गुजरता है तो G1 फेज S2 G2 फेज में जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन डीएनए का अमाउंट घटता है बढ़ता है। जैसे आप देख लीजिए कि जब एंड ऑफ M फेज में डीएनए 40 पिकोग्राम था और जब जैसे ही वो G1 फेज में आया तो 40 पिकोग्राम था, लेकिन जब S फेज में गया तो आप क्या होगा डबल हो गया, क्या हुआ ये डबल हो गया, और G2 फेज में भी डबल हो गया। इसलिए इस बात को भी हम लोग को याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि जब अमाउंट ऑफ डीएनए को अगर लेंगे हम तो एंड ऑफ M फेज और G1 फेज में सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही वो S फेज और G2 फेज में क्रॉस करेगा वहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। इसलिए इस बात को याद रखना है कि हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए कब डबल होता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ क्रोमोसोम नंबर एंड ऑफ M फेज में 46 है, G1 में 46 है, फिर G2 में S में 46 है, G2 में 46 है, लेकिन डीएनए का अमाउंट देखिएगा तो इसमें 46 है, इसमें 46 है, इसमें डबल हो गया। तो इसलिए अमाउंट ऑफ डीएनए जो डबल होता है वो S फेज और G2 फेज में होता है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया कि जहाँ पे हम लोग को जो प्रॉब्लम आता है उसमें से क्या आता है। उसमें 2 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट नॉट इक्वल टू अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि आप अमाउंट ऑफ डीएनए देख लीजिए यहाँ डबल है। उसी तरह से जो हमारा एंड ऑफ M फेज में देखेंगे तो जो क्रोमोसोम नंबर है सब में देखिए इक्विवेलेंट है 46 46 46 46 20 20 20, लेकिन आप देख लीजिए डीएनए का अमाउंट जैसे ही वो S फेज में गया डबल हो गया, G2 फेज में गया डबल हो गया। इसलिए अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल इन S फेज एंड G2 फेज। इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है कि हमारा अमाउंट को चूँकि इसमें न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि अगर G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए इज दिस एंड
एस फेज एंड G2 फेज इच, तो सीधे आप देख लीजिएगा कि अगर उसका 46 दिया हुआ है, जैसे ही एस फेज में जाएगा सीधा डबल होगा DNA, अगर G2 फेज में आएगा सीधा डबल हो जाएगा DNA। इस चीज़ को हम लोग को याद रखना होगा कि किस जगह पे किस एरिया में हमारा जो अमाउंट है आपका सेंट्रोमियर, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, बट जो हमारा एस फेज है और G2 फेज है, इसमें हमारा DNA का अमाउंट क्या होगा। तो DNA का अमाउंट देख रहे हैं कि आप एस फेज और G2 में फेज में डबल हो जाता है। इसलिए कॉमन क्वेश्चन कभी कभी पूछता है G1 एस फेज एंड G2 फेज, आज तो हम लोग क्या सोचते हैं कि एस फेज में अलग होगा अमाउंट ऑफ DNA, G2 फेज में अलग होगा, इसलिए वो मेंशन करके देता है एस फेज एंड G2 फेज। तो देखिएगा एस फेज में अमाउंट ऑफ जो DNA होता है वही G2 में भी रहता है, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ DNA डबल एंड देन G2 फेज डबल। अब थोड़ा सा कुछ और बात आता है जो आगे हम लोग डिटेल देखेंगे कि देखिए ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। उस सिव के अंदर में सेंट्रियोल रहता है, ये सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलर रहता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, इसी को हम लोग डेप्लोसोम बोलते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं, लेकिन इसमें रहने वाले एक पार्टिकल को हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए इसको हम लोग डेप्लोसोम बोलते हैं। इसलिए ये पार्ट जो हमारा है हमारा सेल डिवीजन का बहुत ही कन्फ्यूजस है, क्योंकि सेल डिवीजन में आपका क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा, जो कि रहेगा कि आप बताइए कि हिस्टोन प्रोटीन किस फेज में सिंथेसाइज होगा। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जो न्यूमेरिकल बेसिस रहेगा, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजस होता है। इसलिए ये चीज़ को हम लोग को भली भांति याद रखना है कि किस में किस पार्ट में चेंज करता है, कि अगर हम अमाउंट ऑफ सेंट्रोमियर लेंगे तो उससे क्रोमोसोम का क्या कोऑर्डिनेशन है, अगर क्रोमोसोम का कोऑर्डिनेशन DNA के साथ में क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रोमोसोम का नंबर DNA का, इसलिए मैंने क्रोमोसोम नंबर और DNA का ही कंपैरिजन डिफरेंस करके बताया कि जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो M फेज हो G1 एस और G2 में होगा, लेकिन हम लोग अमाउंट ऑफ DNA को कभी भी कांस्टेंट नहीं मान सकते। आप देख रहे हैं कि हम लोग से अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम को कांस्टेंट ले रहे हैं M फेज से G1 एस G2, लेकिन अमाउंट ऑफ DNA डबल हो रहा है। तो इस चीज़ को हमको याद रखना होगा कि किस जगह पे किस पोजीशन पे हमारा जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा, DNA के नंबर क्या डिफरेंस करता है। इसीलिए इस बात को भली भांति हम लोग समझ लेंगे कि हमारे G1 एस और G2 फेज में क्रोमोसोम का नंबर और DNA का अमाउंट क्या हो सकता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो इस बात को हम लोग भली भांति समझेंगे क्रोमोसोम, इसलिए ये स्पेशल मैंने इसलिए बता दी क्योंकि बार बार यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि अगर हम लोग कॉमनली सोच लेते हैं कि जो क्रोमोसोम का है DNA का अमाउंट वैसा ही रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं रह सकता है। धन्यवाद।